हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। कैसे हैं आप सभी? ये पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने पहुंच चुका है। और देखो, एसएससी का जो पुराना पैटर्न था, अगर आप देखें 14, 15 में या 16 तक भी लगभग, तो पैरा जंबल के नाम पे वहां पे जो क्वेश्चंस मिलते थे वो एक्चुअली फ्रेजेस की जंबलिंग होती थी। वो सेंटेंस के एक पर्टिकुलर पार्ट को आगे पीछे कर देते थे और उनको आपको अरेंज करना होता था। ऐसा आपने एनडीए सीडीएस के भी पेपर्स में पहले देखा है। लेकिन अब उन्होंने लंबा सेंटेंस देना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं, जहां पे एक बड़े सेंटेंस के 4 टुकड़े हैं। आप मुझे बता दो कि हम इन्हें कैसे अरेंज करें कि एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए। अभी आप आंसर दे सकते हैं। यहां से क्वालिटी बिल्कुल ठीक है अंकित, आपके नेट में प्रॉब्लम होगी। ऑप्शन 1 और 2 सेम हो गया। चलो कोई बात नहीं, वो हमारे टाइपिस्ट महोदय ने कुछ इधर उधर करा होगा। 1 2 3 4 एक आध लेटर इधर उधर हो चुके होंगे। नथिंग टू वरी। आपको अगर लग रहा है बीडीएसी है तो आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 4 1 2 तो चलो एक ही है, अभी टेंशन ही खत्म है। अगर कोई 1 लिखेगा तो मैं मानूंगा कि 2 भी लिखा हुआ है। 3 4 1 3 4 में से आंसर कर लो, आपके लिए सहूलियत है। 1 3 4 में से जो भी लग रहा है बताओ मुझे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और लेकिन काम हम वही कर रहे हैं जो हमेशा से करते हैं। सारे ऑप्शन हमें ललचाते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। 3 4 1 1 1 1 1 3 4 1 1 3 4 1 and 2 बोथ। रिजवान मुझे भी पता है, दिख रहा है अभी कि सेम है वो। चलिए ठीक है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें एक बात क्या समझ में आई कि ऐसा नहीं है कि जब लंबे लंबे हमें सेंटेंसेस मिलें तभी क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है। आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी परेशान कर सकता है जिसमें आप देख रहे हो कि सिर्फ एक सेंटेंस के 4 टुकड़े हैं। आ जाओ देख लेते हैं। हाँ पिस्ता, बिल्कुल कमेंट शो हो रहा है। नाम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत तेजी से कमेंट आ रहे हैं। आप देख रहे हो, मुझे पैटर्न देखना है कि कितने लोग क्या आंसर कर रहे हैं और कितने लोगों का सही है। पहला क्वेश्चन औकात दिखाने के लिए हमारे। अब देखते हैं यहां पे क्या शुरुआत होनी चाहिए। मेरे हाँ जी, कमेंट आ रहा है, सभी का आ रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वीडियो में? अभिषेक को वीडियो ऑन दिख रहा है। बट अ मास्टर पीस इज मोर लाइकली टू कम एज द कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ अ लेबोरियस करियर देन द लकी फ्लूक ऑफ अनटॉट जीनियस। करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का है थर्ड। थर्ड वाले जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल सही हैं। एडीसीबी ये करेक्ट ऑर्डर है, और मैंने आपको बताया कि ये पुराना पैटर्न है। अब जरा देखते हैं कि इस क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिली है। अब बहुत सारे लोगों को, जो लोग कि थर्ड के साथ तो गए हैं लेकिन जो थर्ड के साथ नहीं गए हैं, उन्हें क्या लगा कि सेंटेंस की शुरुआत जो है वो बट से हो रही है। क्या थर्ड ऑप्शन जो है ए से शुरू हो रहा है? ए बट से। अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हमने पहले से भी सीखा पढ़ा हुआ है कि जैसे बट शब्द आ गया, दो आ गया, ऑल्दो आ गया, हाउ एवर आ गया, नेवरदलेस आ गया। इन तरह के शब्द इन जनरल कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं, विभेद शो करते हैं। आपको भी पता है कि बट से पहले जो आपने लिखा है, अगर बट से पहले पॉजिटिव बात लिखी है आपने तो बट के बाद नेगेटिव आनी चाहिए। यस और नो? तो बट जो है वो बीच में आना चाहिए, सेंटेंस की शुरुआत नहीं होनी चाहिए उससे, या पैराग्राफ की शुरुआत नहीं होनी चाहिए मोर ओवर। लेकिन देखो, पेपर सेटर हमारे इसी रटे हुए ज्ञान के खिलाफ हमला करते हैं। इसीलिए कोई भी चीज हमें रटनी नहीं है, लैंग्वेज है ये। यहां पे बातें इन जनरल सही होती हैं लेकिन एक्सेप्शन हमेशा अवेलेबल होते हैं। और इसीलिए मैंने ये पहला क्वेश्चन दिया कि हमें झटका लगे यहां पे और हमारे उस रटे हुए ज्ञान पे एक चोट लगे। You have to look at the question in the context of the question, right? अब आप यहां पे देखो तो यहां पे सिर्फ एक लाइन है, और वो लाइन जो है वो बट से शुरू हो रही है कि बट अ मास्टर पीस इज मोर लाइकली टू कम एज द कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ अ लेबोरियस करियर देन द लकी फ्लूक ऑफ अनटॉट जीनियस। अब जरा देखो पेपर में क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं, इस तरह के कंफ्यूज करने वाले। कोई भी पैराग्राफ बेस्ड अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा, सपोज पैराजंबली है यहां पे जैसे हम बात कर रहे हैं,
तो सपोज ओरिजिनल आर्टिकल यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, यहां पे बातें लिख रखी हैं, यहां पे बातें लिख रखी हैं, यहां पे कहीं बट लगा हुआ है और बट के बाद फिर कोई बात लिखी हुई है। अब पेपर सेटर क्या करेंगे, वो ऐसा नहीं कि उस पैराग्राफ के स्टार्टिंग से लेकर के आपको क्वेश्चन बना के दे देंगे, वो बट से क्वेश्चन को उठाएंगे। बट के बाद सपोज 4 लाइनें लिखी हुई हैं, उन 4 लाइनों को उन्होंने उठा लिया। अब जरा आप अगर पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो बट के बाद जो 4 लाइनें लिखी थी वो लाइनें तो सीक्वेंस में ही हैं, वो लाइनें तो सीक्वेंस में हैं और उस हिसाब से बट को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि पेपर सेटर ने बट से ही कॉपी किया उन सेंटेंसेस को, फिर क्वेश्चन बनाने वाले पेज पे पेस्ट किया और फिर उनके ऑर्डर को आगे पीछे कर दिया। और आप सोच के बैठे हैं कि बट से स्टार्ट नहीं होगा। अरे जहां से उठाया है वहां से तो बट स्टार्ट ही कर रहा था, उसने इसी बात को चकमा देने के लिए क्वेश्चन को यहां से नहीं उठाया, यहां से उठाया। और यहां पे तो ये पैराग्राफ भी नहीं है, ये सिर्फ एक सेंटेंस था और इस सेंटेंस का कहीं और से मतलब निकल भी नहीं सकता है, आप कॉन्टेक्स्ट को समझो। अब बट अ मास्टरपीस इज मोर लाइकली टू कम एज द कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ अ लेबोरियस करियर देन द लकी फ्लूक ऑफ अनटॉट जीनियस। क्या मतलब हुआ इसका, कि किसी भी फील्ड में जो मास्टरपीस है, मास्टरपीस क्या होती है, सबसे महान कृति, सबसे महान रचना, आपकी कोई रचनाकार है, चाहे वो लिटरेरी आइकॉन है, पेंटर है, स्केच आर्टिस्ट है, मूर्तिकार है, किसी के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि फाइन आर्ट से जुड़ा हुआ है, लिटरेरी आर्ट से जुड़ा हुआ है। तो किसी भी फील्ड में मास्टरपीस जो होती है इज मोर लाइकली टू कम, उसके आने की ज्यादा संभावना कब होती है, एज द कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ अ लेबोरियस करियर। मेहनत से भरे हुए करियर के जब आप पीक पे पहुंचते हो तब जाकर के आप अपने उस फील्ड में कुछ मास्टरपीस बनाते हो। अब ऐसा नहीं कि आप एक सिंगर हैं या आप आर्टिस्ट हैं, आज से आपने आर्टिस्ट का करियर शुरू करा और आज ही आप मास्टरपीस बना लोगे। हो सकता है 20 साल के बाद, 25 साल के बाद कोई मास्टरपीस रचना बने। आप बहुत सारे एक्टर्स के इंटरव्यू सुनते हो ना, पूछते हैं सर आपका ड्रीम रोल क्या है या अभी तक का बेस्ट रोल क्या है। 30 साल हो गए करियर में, वो कहते हैं नहीं साहब अभी वो रोल नहीं मिला, यानी वो मास्टरपीस वाला रोल अभी भी मुझे नहीं मिला है। तो आदमी मेहनत से हुए भरे हुए करियर के जब कल्मिनेशन क्या होता है, बिल्कुल टॉप, पिनैकल, पीक, जब आप वहां पे पहुंचोगे तब मास्टरपीस बनने की ज्यादा संभावना होती है, मोर लाइकली टू कम। और देन लगा हुआ है, कंपैरिजन कर रहा है क्योंकि मोर वहां पे लगा हुआ है। मोर लाइकली टू कम एज द कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ ए लेबोरियस करियर देन द लकी फ्लूक ऑफ अनटॉट जीनियस। कई बारी क्या होता है कि आपने फॉर्मल पढ़ाई लिखाई नहीं करी है लेकिन आप जीनियस हैं और आपका तुक्का बैठ गया, कहते हैं ना, फ्लूक का मतलब होता है संयोग, कोई चीज संयोग से हिट हो गई। आप एक अनटॉट जीनियस थे बट वो एक लकी फ्लूक था, एक सुखद संयोग था आपके लिए, सौभाग्यशाली संयोग था और उसकी वजह से कुछ महान रचना आपकी बन गई। तो वो महान रचना की संभावना कम है बनिस्बत उस महान रचना के जो कि एक आदमी के मेहनत से भरे हुए करियर के पिनैकल पे पहुंचने के बाद मिलती है या होती है। इसे कोई, ये है इसका पूरा का पूरा मतलब। तो बात वही है ना कि हम हर जगह पे कॉन्सेप्ट जीते हैं जिंदगी में भी, और कई बार जब हम रट लेते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी तरह के क्वेश्चन को करने के कॉन्सेप्ट को, कि अगर आपने ये रट लिया ना कि बट से स्टार्ट नहीं होगा तो आपको ऐसे धोएंगे वो ऐसे क्वेश्चंस में कि एक छोटा सा सेंटेंस जिसके 4 टुकड़े हैं हम वो भी गलत करके आएंगे। तो थर्ड वाले सभी लोग बधाई के पात्र हैं, ठीक है, और दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, गॉट द पॉइंट, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और पिकासो के लिए एक बहुत अच्छी सी बात, लाइन भी ऐसी, एक एनेक्डोट है कि पिकासो साहब एक बार एक मार्केट प्लेस में टहल रहे थे, अचानक एक महिला ने पिकासो साहब को देखा और बड़ी खुश हो गई वो, और उनके पास दौड़ते हुए गई और कही, ओ पिकासो, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, ह्यूज फैन, ह्यूज एडमायरर ऑफ योर्स, कैन यू मेक अ पीस ऑफ ड्राइंग फॉर मी। उन्होंने कहा यस माई डियर, एंड एक पीस ऑफ पेपर उन्होंने निकाला और एक ड्राइंग बना के उन्होंने दे दी 30 सेकेंड्स में। और उस मैडम ने, उस लेडी ने थैंक यू बोला पिकासो साहब को वो ड्राइंग बनाने के लिए, और फिर वो चलती बनी। और तब पिकासो साहब ने कहा, ओ माय डियर लेडी, दैट कॉस्ट $1 million। एंड नाउ द लेडी वॉज एब्सोल्युटली फ्लैबरगास्टेड। शी सेड, मिस्टर पिकासो, यू टुक हार्डली 30 seconds to make that piece of drawing and you are asking for $1 million। And then he said, my dear lady, it took me 30 years to make that piece of drawing in 30 seconds।
तो दैट इज द स्टोरी ऑफ मास्टरपीस कि मैडम 30 सेकंड में आज बन रहा है, उसके लिए 30 साल पीछे लगाए हैं, अपने क्राफ्ट पे इतनी मेहनत की है, तब आज इतना कमांड है, तब मैं मास्टरपीसेस बनाता हूं और इसलिए उसकी वो कीमत है। तो खैर ये मास्टरपीस से जुड़ी हुई बात थी। करेक्ट ऑप्शन थर्ड है। आओ अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, अभी तक एक सेंटेंस के टुकड़े थे, अब आपको मैंने 5 सेंटेंस दिए हैं। आपको पता भी है एसएससी के और यूपीएससी के सारे एग्जाम्स के अंदर जो हमें क्वेश्चंस मिलते हैं वो जनरली 4 या 6 स्टेटमेंट के होते हैं। या तो वो PQRS या ABCD करके देंगे, या पहला और छठा, फर्स्ट एंड सिक्स्थ फिक्स कर देते हैं और बीच में 4 लाइनें मिलती हैं। तो हमें 4, 5, 6 लाइन तो बहुत कॉमन है क्वेश्चंस में। यहां पे 5 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, पढ़िए और जो भी आपकी अभी करंट समझ है उसके हिसाब से आंसर करिए। यस, टेल मी। नहीं, ये YouTube पर अभी नहीं जा रहा, ऐप पे फ्री है। आप अपने भाई बंधुओं को यहां जोड़ सकते हैं कि करियर वेल पे आके देखें। हाँ जी, आंसर करें प्लीज। अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। सतवीर और रवि को 1 लग रहा है, 1। शिवम को 2 लग रहा है। मेनन, नेहा 2, सतवीर 1, हिमांशु 3, मोनिका 3, ऐश्वर्य 1, नन्हे 4, क्या बात है, पिस्ता 2, स्वर्नाव, क्या अच्छा सा नाम है, 2, 1, 1, दीपायन इज 3, राजन इज 3, किशोर इज 4, ऐशिक 1, विवेक 2, सतीश 2, शुभम 3। अब तो पढ़ना मुश्किल है। हाँ बेटा रवि, इसका मिल जाएगा, और ये अभी क्लास क्योंकि फ्री है, शुरुआत की 2-3 क्लासेस, तो इसका जो आपको PDF है वो भी फ्री में मिल जाएगा, वो अपलोड हो जाएगा शाम तक, उसकी चिंता मत करो। तो क्या बात है, 4 आई थिंक कुछ लोगों का है। नीलेश 4 के साथ जा रहे हैं यहाँ पे। नीलेश ही है क्या? 2-3 बार उन्होंने कमेंट किया है। हाँ जी, वही है नीलेश, दिख गया मुझे 4 आपका, कोई और 4 नहीं, 4 के साथ नहीं जा रहा। तो देखो आप, यही काम हम करते हैं। 1, 2, 3, 4 आपने यहां पे भी किया है। आइए अपनी समस्याओं को समझते हैं और देखते हैं कि ग्रामर का कितना एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन के अंदर। ए के साथ 2 ऑप्शन है, एक ई के साथ है और एक सी के साथ है। आपको पता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी जरूर पढ़ा सुना होगा कि बेटा जब भी ऑप्शन दिया हो तो ऑप्शन की जरूर मदद लो क्वेश्चन को करने में। अब 2 ऑप्शन ए के साथ शुरू हुए हैं, ज्यादातर लोग एक गए भी हैं 1 और 3 के साथ। उन्हें क्या लगा, डाइटिंग हैज बिकम द नेशंस मोस्ट पॉपुलर इंडोर स्पोर्ट। उन्हें यह ओपनिंग सेंटेंस लग रहा है। ठीक है, आपने आंसर दे दिया अभी, 1, 2, 3, 4 जो भी देना था। अब यहां पे जरा ध्यान से समझें और सुने इसको। आप ए के साथ गए हैं, सेकंड के साथ जो लोग गए हैं वो कह रहे हैं टू गेट permanent change one must alter eating habits and exercise patterns for the rest of one's life। अरे किसमें आपको परमानेंट चेंज चाहिए, किस चीज में परमानेंट चेंज चाहिए, इसके बारे में बात नहीं हो रही। और आओ जो 1 और 3 के साथ बड़े कॉन्फिडेंट है उन्हें अभी झटका लगने वाला है। आपको दिख रहा है यहां पे 1 में लिखा हुआ है द नेशंस। आपको यह नहीं समझ आ रहा कि भाई द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं किसी राष्ट्र के पहले, बिना उस राष्ट्र के नाम के जिक्र के आप उसकी तरफ इशारा कैसे कर सकते हो। इज देयर एनी मेंशन ऑफ एनी नेशन इन द ए स्टेटमेंट? यू आर डायरेक्टली सेइंग डाइटिंग हैज बिकम द नेशंस मोस्ट पॉपुलर इंडोर स्पोर्ट। डाइटिंग हैज बिकम द नेशंस मोस्ट पॉपुलर इंडोर स्पोर्ट, यानी डाइटिंग किसी खास राष्ट्र का द पहले मेंशन हुई बात की तरफ इशारा करता है। अरे कहां है वो राष्ट्र जिसका फेवरेट इंडोर स्पोर्ट डाइटिंग हो गया? और क्यों डाइटिंग होगा उसका कुछ बैकग्राउंड भी दोगे, कुछ प्रीटेक्स्ट भी दोगे ना कि क्यों वो वहां पे इंडोर स्पोर्ट फेवरेट उनका डाइटिंग हो गया। तो इसका मतलब कि ए की औकात नहीं है ओपनर बनने की। It can't be opening statement because it is referring to a particular nation. The is mentioned before the word nation means it is specifying to a particular nation. Without mentioning the name of that nation, you cannot specify.
बिना उस राष्ट्र के नाम के जिक्र के द का इस्तेमाल आप उस राष्ट्र के पहले नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि यहां पे उस राष्ट्र का ओपन क्यों फेवरेट बन गया डाइटिंग इंडोर स्पोर्ट, इसका भी कोई कारण नहीं है। तो 1 और 3 गायब होता है। सेकंड ई से शुरू हो रहा था, उसकी बात हमने पहले कर ली है। वहां पे लिखा टू गेट परमानेंट चेंज वन मस्ट ऑल्टर ईटिंग हैबिट्स एंड एक्सरसाइज पैटर्न्स फॉर द रेस्ट ऑफ वंस लाइफ। अरे किसमें परमानेंट चेंज चाहिए, किस चीज में परमानेंट चेंज चाहिए? क्यों मैं अपने खाने की आदतें जीवन भर के लिए और एक्सरसाइज पैटर्न्स जीवन भर के लिए बदल लूंगा? किस चीज में मुझे चेंज चाहिए? तो यह भी हवा से आई हुई लाइन है। ओपनिंग लाइन पैराग्राफ की हमेशा पूरे पैराग्राफ का एक तरीके से टोन सेट करती है। एक थीसिस स्टेटमेंट हो रहा होता है जो बता रहा होता है कि पूरे पैराग्राफ में क्या बात होने वाली है। और इस आधार पे आपको नजर आया कि अब आप सिर्फ बचे ही फोर्थ ऑप्शन के साथ। और फोर्थ क्या कह रहा है, सी से शुरू हो रहा है, अब ध्यान से सुने। While millions of unfortunate human beings throughout the world suffer from problems of undernutrition and starvation, the major nutritional affliction in America is obesity. जब दुनिया भर में लाखों की संख्या में जो अनफॉर्चुनेट ह्यूमन बींग्स हैं, जो दुर्भाग्यशाली लोग हैं, वो पूरी दुनिया में सफर कर रहे हैं किस प्रॉब्लम से? अंडर न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार हैं वो, और भूखमरी के शिकार हैं, भूखमरी के शिकार हैं वो, स्टारवेशन के। तब सबसे बड़ी जो पोषण से जुड़ी हुई समस्या है अमेरिका की, वो क्या है? मोटापा। अब यहां पे राष्ट्र देश का नाम का भी जिक्र हो गया अमेरिका, और मोटापे का भी जिक्र हुआ। और अब ये लॉजिकल बता रहा है कि जब देश अमेरिकन लोग या अमेरिका के लोग जब मोटापे से ग्रस्त हैं, तब उनके लिए ये कहना कि हां डाइटिंग वो करें, ये बात लॉजिकल लगती है। तो सी स्टार्ट करेगा, फिर ए पे जाओगे कि डाइटिंग हैज बिकम द नेशंस। अब समझ में आ गया, क्योंकि अमेरिका का जिक्र सी में हो चुका है, यहां पे अमेरिका का जिक्र हो गया। उसके बाद आप क्या कहोगे? ए में जो हम द नेशन लिख रहे हैं, ये कौन से नेशन की तरफ इशारा है? ये अमेरिका की तरफ इशारा है। ये मैंडेटरी पेयर था सीधा सीधा कि डाइटिंग हैज बिकम द नेशंस मोस्ट पॉपुलर इंडोर स्पोर्ट। सबसे पॉपुलर इंडोर स्पोर्ट हो गया डाइटिंग वहां पे। और जब आप डाइटिंग की बात कर रहे हैं तो आप किसकी बात करेंगे? एवरेज डाइटर की, कि कैसा होता है एवरेज डाइटर। सो द एवरेज डाइटर हैज अ पैटर्न ऑफ गोइंग ऑन अ क्रैश डाइट दैट लास्ट 60 डेज। जैसे हम जब नए नए जिम की शुरुआत करते हैं या डाइटिंग की शुरुआत करते हैं, तो पहले तो क्रैश डाइट पे, मतलब खाना छोड़ ही देते हैं। दैट लास्ट 60 डेज। शुरू में जोश होता है, तो हो सकता है 2 महीने के लिए आपने व्रत लिया हो कि मैं खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा या बहुत नॉमिनल डाइट पे रहूंगा। अब जब आपने एवरेज डाइटर की बात करी, अब देखो ये जो आप मैंडेटरी पेयर बनाते आए हो, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई एवरेज डाइटर शब्द को कौन कनेक्ट कर रहा है, तो वो कनेक्ट कर रहा है डी के साथ। वहां पे ही लिखा हुआ है, तो जो हमने ही वर्ड यहां पे देख रहे हैं हम, ये ही किसकी तरफ इशारा कर रहा है? एवरेज डाइटर की तरफ। कि जब एवरेज डाइटर जो है वो क्रैश डाइट पे जाता है करीब 2 महीनों के लिए, ही लूजेस वेट, उसका वेट कम होता है, एंड गेन्स इट ऑल बैक इन 6 months। मीन्स व्हाट? जो 2 महीने में गंवाया था वो 6 महीने में वापस वो वेट पा गया। इसका मतलब कि उसके मोटापे की समस्या का परमानेंट इलाज नहीं हुआ, उसमें जो चेंज आया था, जो वजन घटा था, वो परमानेंट चेंज नहीं था। और तब आप ई की बात करोगे कि टू गेट परमानेंट चेंज, क्योंकि यहां चेंज तो रिवर्स हो गया। 2 महीने में जो गवाया वो 6 महीने में पा गया, यानी चेंज इज नॉट परमानेंट। एंड देन यू वुड से टू गेट परमानेंट चेंज वन मस्ट ऑल्टर ईटिंग हैबिट्स एंड एक्सरसाइज पैटर्न फॉर द रेस्ट ऑफ वंस लाइफ। पूरी जीवन शैली में, पूरी जीवन के लिए ये बदलाव करने पड़ेंगे कि ईटिंग हैबिट्स में आप बदलाव करो और एक्सरसाइज पैटर्न्स में ये बदलाव करो, तब जाकर के आपके जीवन में परमानेंट चेंज आएगा। राइट, तब जाके मोटापे से निजात मिलेगी। तो CABDE इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सारे लोगों को झटका लग रहा है, आज की क्लास का पर्पस ही यही है। आई एम नॉट हियर टू मसाज योर ईगो। आपको जो आता है वो तो आता ही हो, तो मुझे पता है, जो नहीं आता है वो भी मुझे पता है। तो आज की क्लास इसीलिए मैंने कहा ये इंट्रो हैंडआउट में कराऊंगा, क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी दोनों है ना इस बैच में। आज कॉम्प्रिहेंशन का इंट्रो हैंडआउट है, जस्ट टू असेस दैट वेयर वी स्टैंड, हम कहां पे स्टैंड करते हैं, हम क्या, जितना हमने ज्ञान और इतने सारे कोर्सेज और इतना पढ़ाई कर रखा है, उसका रिजल्ट जब आज टेस्ट हो रहा है, क्योंकि खाना देने से पहले भूख तो जगाऊंगा, तो जो गहराई से हम कॉम्प्रिहेंशन की समझ बढ़ाएंगे, पहले उसकी भूख तो जगे कि क्यों उसकी जरूरत है हमें। तो आज ये भूख जगाने वाला काम है, तब खाने की इज्जत होती है।
चलिए, जो लोग फोर्थ के साथ थे, बहुत कम संख्या में थे, वो सब बधाई के पात्र हैं। बहुत कम संख्या में थे, आई थिंक हार्डली हम गिन सकते हैं इतने सारे लोगों में, और बाकी लोग गलत थे। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया। इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? इट्स एब्सोल्युटली लॉजिकल। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है क्या? इज देयर एनी कंफ्यूजन सो फार इन दिस क्वेश्चन? कहीं पे हो तो बताएं मुझे। लॉजिकली समझा दिया। मैंडेटरी पेयर आप देखो, किसका किसका मैंडेटरी पेयर है? सी ए बी डी ई। सी और ए का पेयर है, साफ साफ दिख रहा है। डाइटिंग हैज बिकम, अमेरिका की तरफ इशारा कर रहा है और मोटापा के साथ इशारा कर रहा है। और यहां पे बी और डी भी क्या है? मैंडेटरी पेयर है। बी में लिखा हुआ है एवरेज डाइटर, और उसके लिए क्या आ गया? ही आ गया। और वहां पे लिख रखा है कि 6 महीने में वेट वापस आ गया, यानी परमानेंट चेंज नहीं हुआ। तो परमानेंट चेंज के लिए क्या करना पड़ेगा? वो ई में। इट वॉज एब्सोल्युटली लॉजिकल, राइट? आई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्लास आपको मंडे को फ्री मिलेगी, उसके बाद क्लासेस नहीं फ्री होंगी। फिर आप एनरोल करेंगे इस बैच में, तभी आप क्लासेस देख पाएंगे। कल मैंने देखा कुछ लोग बाद में फ्री में सर ये क्लासेस फ्री हैं। नहीं बेटा, फ्री की इज्जत नहीं होती, और फ्री से सिस्टम तो नहीं चल पाएगा ना, इतनी क्वालिटी, इतना सिस्टम। अभी बहुत जल्दी आपको डिजिटल बोर्ड भी मिल जाएगा, सब चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो आई थिंक इस वीकेंड में या कुछ दिनों में डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। तो ये जो खर्च होता है उसके लिए कुछ तो वहन करना पड़ेगा। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन अगेन 5 लाइनों का है। पढ़ के देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, सही आंसर करने की कोशिश करना। सेकेंड क्वेश्चन में 440 वोल्ट का झटका लगा, कोई नहीं, झटके के लिए ही था ये, आगे ध्यान से रखो। अब तो एसएससी में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, स्टेट लेवल की उपयोगी है भाई, मैंने कल ही बता दिया था आपको। शुरुआत ही हम उसी लेवल से करेंगे, क्योंकि आज हर तरह के बच्चे हैं ना, अभी क्लास शुरू हो रही है बैच, तो मैंने इसीलिए बेसिक और फिर थोड़ा सा मीडियोकर हर तरह के क्वेश्चन यहां पे डालने की कोशिश करी है। दिख रहा है आपको क्वेश्चन साफ, या और थोड़ा सा साइज बढ़ा दूं मैं? चलो और बड़ा कर दिया मैंने, अभी देख लो। प्रदीप पूछ रहे हैं अफ्लिक्शन मींस, अफ्लिक्टेड का मतलब होता है बीमार होना। प्रदीप, जो पीछे क्वेश्चन में था, आई थिंक आप वहां से पूछ रहे हैं। 2 3 4 1 भी है कोई? 1 बेचारा नाराज हो जाएगा, तुम मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे भाई? चलो कोई बात नहीं, अभी 1 2 3 4 कर रहे हो, यही तो दूर करना है, इसी के लिए आप इस बैच में आ रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंशन में भी हम वो ग्रामर वाली क्लैरिटी लेके आ सके। जिस तरीके से ग्रामर बिल्कुल लॉजिकल होता है, उसी तरीके से आप वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन का भी साइंस सीख सकें। हमें लगता है ये तुक्के वाली चीजें हैं, नहीं, इसकी भी पूरी गणित सिखाऊंगा आपको। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। 1 भी, ओम का 1 आंसर दिख रहा है, उन्होंने कहा सर मैं बिल्कुल बुलंद करूंगा। मनीष भी 1 के साथ जा रहे हैं। लेट्स डिस्कस दिस। अब यहां पे आपने एक कॉन्सेप्ट और सुना होगा पैराजंबल से रिलेटेड, फुल नेम और हाफ नेम वाला कॉन्सेप्ट। अब जैसे मान लो किसी सेंटेंस में, किसी पैराग्राफ में पहले ही सेंटेंस में लिखा हो मिस्टर बच्चन, तो आपको क्या ये समझ आएगा कि हम किस बच्चन की बात कर रहे हैं? हम अभिषेक बच्चन की बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं, अजिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं, या और भी बच्चन टाइटल लिखने वाले लोग हो सकते हैं, हम किन की बात कर रहे हैं नहीं पता लगेगा। तो इसीलिए वो सेंटेंस जिसमें हाफ नेम का इस्तेमाल हुआ हो, आधे नाम का जिक्र हुआ हो, वो कभी भी उस सेंटेंस के पहले नहीं आएगा जिसमें पूरे नाम का जिक्र हो। अब जैसे मैंने क्या बोला, एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि सपोज ए में मिस्टर बच्चन लिखा है, मिस्टर बच्चन लिखा हुआ है, और सी स्टेटमेंट में मिस्टर अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना, मिस्टर अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है। अब आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। अब मैं जरा ऑप्शन देता हूं, मान लो ये 4 स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन होता, ए बी सी डी, ठीक है ना, मैं बी और डी में कुछ लिख भी नहीं रहा, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, जरा मुझे बताना कि कौन से ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है कि ये सही होगा। पहला ऑप्शन मैं लिख रहा हूं ए डी सी बी, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन में लिख रहा हूं आपके पास सी बी ए डी। थर्ड ऑप्शन है ए
सी बी डी दिख रहा है आपको? हाँ जी, इधर लिख देता हूं मैं। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, लेट से बी ए डी सी। अब मैं अगर आपको पूछूं कि बेटा 1 2 3 4 में से कौन सा एक ऑप्शन पक्के तौर पे सही होगा, देन व्हाट विल बी योर आंसर? टेल मी, व्हाट विल बी योर आंसर? टेल मी। ये बता दो, बस मेरा दिल खुश हो जाएगा और आपका भी खुश होगा कि हां सर ये बिल्कुल पक्की बात है। बस जितना लिखा उतने ही के ऊपर आपको आंसर करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो सबको समझ आ रहा है, बस एक मोहन को छोड़ के आई थिंक यहां पे अभी मैं 80-90 कमेंट तो देख ही चुका हूंगा। सेकंड है, बिल्कुल, वेरी गुड। बस यही तो काम करना है, यही सीखना है हमें। तभी मैं आपको कहता हूं कि पैराजंबल आप 5 सेकंड में करना सीख जाओगे अगर तरीके आपको समझ में आ गए। हमें कोई लंबी लंबी अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आंखें बिल्कुल स्कैनर होनी चाहिए, वहीं पर टिकनी चाहिए जहां पे जरूरत है। समझदार बच्चे को यह पता लग जाएगा कि यार मिस्टर बच्चन वी कैन नॉट यूज बिफोर द सेंटेंस जिसमें मिस्टर अमिताभ बच्चन का इस्तेमाल हुआ है, उस सेंटेंस के पहले। तो मिस्टर बच्चन वाला सेंटेंस कौन सा है? ए, अमिताभ बच्चन सी है, यानी ए का इस्तेमाल सी से पहले तो नहीं होगा। यहां दिख रहा है ए सी से पहले आया है, तुरंत गायब कर दिया। यहां दिख रहा है थर्ड में ए सी से पहले आया है, गायब कर दिया। फोर्थ में भी दिख रहा है ए सी से पहले आया, गायब कर दिया। बचा क्या तुम्हारे पास यार? सिर्फ सेकंड ऑप्शन। यहां पे सी जो है वो ए से पहले आया हुआ है, और ये जरूरी नहीं है कि तुरंत पहले आया हो या तुरंत बाद में आया हो। अरे उस सीक्वेंस में पहले आना चाहिए पूरे नाम वाला, चाहे तुरंत पहले आए और पहले आए, आना पहले चाहिए। और इस आधार पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो भाई वही लगाना था, यहां पे फुल नेम और हाफ नेम वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ था। और आई थिंक जो लोग किस ऑप्शन के साथ गए हैं जरा मैं देखूं, फर्स्ट के साथ जो लोग गए हैं उनके चरणों में नमन है। कम ही लोग गए हैं लेकिन फिर भी भाई चलो कोई बात नहीं, नमन ही कर रहा हूं, परेशान मत हो जाना। नहीं सर आप नमन मत करें, मैं यही करता हूं, मैं सीधा चरण रज लेता हूं अपने विद्यार्थियों के, उससे फिर उन्हें याद रहता है। इतनी इज्जत सर बर्दाश्त नहीं हो रहा मैं। तो भाई देखो डी में लिखा हुआ है हॉफमैन। हॉफमैन नाम है, क्योंकि ऊपर ए में आपको माइकल हॉफमैन दिख गया, तो ये समझ आ गया हमें कि माइकल हॉफमैन किसी आदमी का पूरा नाम होगा। हॉफमैन आधा नाम है, और आधे नाम से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रेस से बाहर हो जाता है। वो तो डी से शुरू हो रहा है, फर्स्ट को एलिमिनेट कर दिया ना, पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब देख लो कहीं ऐसा तो नहीं कि डी ए से पहले कहीं और आया हुआ है, डी ए से पहले कहीं और आया हुआ है, नहीं आया हुआ है जी। 2 3 4 में ऐसा नहीं है, उन सभी में आपको ए डी से पहले दिख रहा है। तो कहने का मतलब कि इस आधार पर सिर्फ एक ऑप्शन हमारा बाहर होता है। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि यार 2 ऑप्शन ए के साथ शुरू हो रहा है, थर्ड एंड फोर्थ। भरपूर लोग गए हैं थर्ड और फोर्थ के साथ, तो उन्हें दिखाई देगा कि माइकल हॉफमैन अ पोएट एंड ट्रांसलेटर एक्सेप्ट्स दिस सॉरी फैक्ट। कौन से शब्द में दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए भाई साहब? दिस। अगेन ग्रामर का इस्तेमाल। दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकता है, प्रयोग बताएगा कि वो क्या है। और यहां पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि इसके बाद लिखा हुआ है सॉरी फैक्ट, यानी ये किसी दुखद तथ्य की तरफ इशारा कर रहा है। तो भाई साहब ये सॉरी फैक्ट जिस लाइन में जिक्र होगा इस सॉरी फैक्ट का, किसी दुखद तथ्य का, वो लाइन पहले आएगी, तभी आप दिस सॉरी फैक्ट की तरफ इशारा कर सकते हैं। So you have to mention that statement first in which some sort of sorry fact is mentioned, and then you are entitled to use that line which is referring to that sorry fact. तो ए के साथ बचे थे 2 ऑप्शन और वो भी उड़ जाते हैं थर्ड एंड फोर्थ। समझ में आया? इसी को कह रहे थे ना मुश्किल है। कौन सा मुश्किल है? यही तो बेसिक ज्ञान है पैराजंबल में, मैंडेटरी पेयर बनाने में, कि बेटा दिस दैट दीज दो सच का देख लो, ये शुरुआत में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये इशारा करते हैं। इन जनरल प्रोनाउन स्टार्ट में नहीं आएगा, ही शी इट दे देम कुछ भी, क्योंकि भाई ये नाउन की तरफ इशारा करते हैं। यही सब तो ज्ञान है हमारे पास, वही तो लगा हुआ है यहां पे, और हम घनचक्कर हो जाते हैं क्योंकि आंखों को प्रैक्टिस नहीं सिखाई गई उन तरह के क्वेश्चंस की। तुक्का मार मार के ये क्वेश्चंस हुए हैं। अब आप देखें काम तो बन गया आपका। वहां पे बस दिस देखना था, दिस देखना था, और डी में हॉफमैन देखना था। 2 शब्दों पे नजर होनी चाहिए थी बस। 2 शब्दों में नजर आने में, सरसरी निगाह में डालने में एक आदमी को मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे क्या देखना है, और 5 सेकंड में वो सेकंड ऑप्शन पर टिक मार के निकल लेगा। लेकिन अगर वो लल्लू लाल है
तो समय भी खराब करेगा, गलत भी करेगा। वो चारों ऑप्शन के साथ लाइनें बिठाएगा, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेगा कि कौन से सेटिंग में दिल के तारों में झंझनाहट पैदा हो रही है। और इतना न तो हमारे पास टाइम है और ना तो ये तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का। आप देखिए, दो ही शब्द तो थे, हाफ मैन आधा नाम, शुरू में नहीं लग सकता, और दिस सॉरी फैक्ट किसी दुखद तथ्य की तरफ इशारा कर रहा है। वो तथ्य पहले आएगा तभी इशारा कर सकते हो उसकी तरफ, तो एक भी स्टार्ट नहीं कर सकता, थर्ड फोर्थ दोनों ए से स्टार्ट कर रहे थे। तो ये तरीका है। अब आ जाओ समझाता हूं, ये तो क्वेश्चन करने का तरीका सिखाया, अब आओ जरा सेंस भी समझ लो कि कहां कहां से स्विचिंग है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। दिल के तारों में झंकार है, मजा आ गया ना। चलो बेटा, ऐसी सॉरी फैक्ट क्या है? सॉरी फैक्ट नाउन फ्रेज है, पढ़ा होगा ग्रामर में। आई थिंक शुरुआत में जो ग्रामर प्राइमर सीरीज कराता हूं वो इसीलिए पढ़ाता हूं शुरू में, पहला चैप्टर शुरू करने से पहले हर जगह उसका इस्तेमाल होगा। सॉरी फैक्ट, फैक्ट नाउन, सॉरी दुखद, एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन फ्रेज, और दिस पहले लग रहा है नाउन फ्रेज के तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आओ समझ लो, ई शुरू कर रहा है, बहुत सारे लोगों को लगा नहीं होगा इतनी अंग्रेजी, ओ माय गॉड, माइकल हॉफमैन, ये अच्छा लग रहा है ओपनर। In terms of the gap between worth and rewards, translators come somewhere near nurses and street cleaners. कहा जा रहा है अगर हम वर्थ और रिवार्ड के बीच के गैप की बात करें तो जो ट्रांसलेटर्स हैं, अनुवादक हैं, वो कहीं ना कहीं नर्सेज और स्ट्रीट क्लीनर्स के ही आसपास आते हैं। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वर्थ और रिवार्ड लिखा है, वर्थ का मतलब कि आपकी क्या वैल्यू है, और रिवार्ड का मतलब सामने वाला उसकी कितनी वैल्यू आंकता है, आपको कितनी इज्जत देता है। तो कहा क्या जा रहा है कि जो ट्रांसलेटर्स को जितनी इज्जत मिलनी चाहिए, यानी जितना उनका वर्थ है, उसके मुकाबले उनको इज्जत नहीं मिलती। ट्रांसलेटर्स का भी हाल कमो बेश, मोर और लेस, इसके आसपास है, नर्सेज या स्ट्रीट क्लीनर्स के ही आसपास है। नर्सेज यानी नर्सेज या स्ट्रीट क्लीनर की जितनी वर्थ है, हम उसके हिसाब से उनको इज्जत नहीं देते। अभी जैसे कोरोना के टाइम में हमने कोरोना वॉरियर्स बोला, और बार बार हर फोटो में, इमेजेस में आपको ये देखने को मिला कि जो हमारे स्ट्रीट क्लीनर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, हमने उनकी बड़ी तारीफ की क्योंकि हमें एहसास हुआ कि हाँ जी उनका क्या रोल है। अदरवाइज हम उनके काम को उतनी इज्जत नहीं देते जितना इज्जत वो डिजर्व करते हैं। एक हमारे शरीर की देखरेख कर रही होती या कर रहा होता है, हमारी शरीर की गंदगी को निपटाने का काम कर रहा होता है, और दूसरा हमारे द्वारा की गई गंदगी को निपटाता है, लेकिन हम उसे इज्जत नहीं देते। माइकल हॉफमैन, अ पोएट एंड ट्रांसलेटर, एक्सेप्ट्स दिस सॉरी फैक्ट। ये दुखद फैक्ट है। और माइकल हॉफमैन के बाद देखो अगेन ग्रामर का इस्तेमाल, पंक्चुएशन का इस्तेमाल, दो कॉमा के बीच में लिखा हुआ है, अ पोएट एंड ट्रांसलेटर। व्हाई दिस इंट्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ओपनिंग लाइन इज टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेटर्स ओनली। तो जो ऑथर है उसे अपनी बात को सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा कि उस बात में थोड़ी वजन आए। तो अगर उसने ये लिख रखा है कि हम उतनी इज्जत नहीं देते, तो इस बात को जब कोई ट्रांसलेटर ही खुद कहेगा तो इस लाइन की बात में वजन आएगा। तब वहां जिक्र हो रहा है माइकल हॉफमैन, और उनका परिचय है दो कॉमा के बीच में, को एक पोएट और ट्रांसलेटर खुद हैं जो कि इस दुखद तथ्य को एक्सेप्ट करते हैं विदाउट अप्रूवल और कंप्लेंट। न किसी तरह के अप्रूवल, न बिना कंप्लेंट के, जैसे कहते हैं ना, बिना किसी ना नुकर के इस दुखद बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी ये बिल्कुल सही बात है, हमारे प्रोफेशन के जो लोग हैं वो जितनी इज्जत डिजर्व करते हैं उन्हें नहीं मिलता। अब आप देखो कितना हो गया, ई ए। अब आ जाओ सी पे, ही एक्नॉलेजेस टू, सीधा मैंडेटरी पेयर। भाई माइकल हॉफमैन साहब नाम है यहां पे, आया ना माइकल हॉफमैन, और इनके लिए क्या आ गया, अभी नाउन के जिक्र होने के बाद ही आ गया, प्रोनाउन। और जरा ये भी देखो, वर्ब पे ध्यान दो, वहां पे था एक्सेप्ट्स, यानी माइकल हॉफमैन के लिए एक वर्ब का इस्तेमाल हुआ, वो एक्सेप्ट करते हैं। और सी में क्या लिखा है, वो एक्नॉलेज भी करते हैं, टू आ गया, TOO, सो दैट ऑल्सो रेफर्स दैट। एक उसके बाद क्या आना चाहिए, ए के बाद सी आना चाहिए। यहां पे ही का जिक्र हुआ और सी में जो वर्ब है वहां पे टू लगा है कि वो एक्सेप्ट करते हैं सॉरी फैक्ट को, और इस बात को भी एक्नॉलेज करते हैं दैट बेस्ट ट्रांसलेटर्स ऑफ पोएट्री ऑलवेज फेल एट सम लेवल। कि पोएट्री के जो बेस्ट ट्रांसलेटर्स हैं वो भी, जरा शब्दों के इस्तेमाल पे देखो, एडवर्ब देखो, ऑलवेज लगा हुआ है। जो बेस्ट ट्रांसलेटर्स हैं वो भी कभी ना कभी किसी न किसी लेवल पे फेल होते हैं। इससे ये क्या दिखाना चाह रहा है? अब पता है, अगर वही सीसैट सिविल सर्विसेज में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, या कैट जेट में पूछ ले,
तो वो ऐसे सवाल पूछते हैं, इसको हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑथर ऑफ यूजिंग दिस लाइन दैट बेस्ट ट्रांसलेटर्स ऑफ पोएट्री ऑलवेज फेल एट सम लेवल, व्हाई द ऑथर इज यूजिंग दिस लाइन। वो समझना चाहते हैं कि आपके कॉम्प्रिहेंशन पावर कितनी है, समझदारी कितनी है। ये लाइन इस बात के लिए बताया जा रहा है कि भाई देखो, हमारा काम इतना मुश्किल है कि हमारे प्रोफेशन के जो बेस्ट लोग हैं वो भी कभी ना कभी फेल हो जाते हैं। हम इतना कठिन, इतना मुश्किल काम करते हैं, लेकिन फिर भी तुम हमें इज्जत नहीं देते। इस बात की तरफ इशारा करने के लिए एक तरह से सब्सटेंशिएशन है ओपनिंग का। एंड व्हाई इज इट पॉसिबल, व्हाई ट्रांसलेशन इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। आपको लगता है अंग्रेजी का मतलब वो हिंदी के भाव सोचो, उसका ट्रांसलेशन कर दो, मैं जाता हूं, मैं वो उसके बाद उस लेवल पे बात नहीं की जा रही, ये बात थोड़ी गहरी है। ट्रांसलेशन ऑलवेज हैपेंस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर। लेट्स टॉक अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। इन हिंदी वी हैव द वर्ड तू, तुम, आप, और इसमें हमारी फीलिंग्स अलग हैं। आप में हम इज्जत देते हैं, तुम में लगभग बराबरी का है, तू जो है वो और ज्यादा प्यार की भाषा है, छोटा है कोई भाई बहन, आप उसके लिए तू का इस्तेमाल करते हैं। क्या अंग्रेजी में आप ये फीलिंग, ये इमोशन पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या? अरे अंग्रेजी में तो सिर्फ यू है, अंग्रेजी में तो गरीबी छा गई वहां पे, यू। अब वही यू, तुम दोनों, तुम सब, मेल फीमेल सबके लिए। तो आप क्या हिंदी का जो एग्जैक्ट भाव उस शब्द के सहारे व्यक्त करना चाहते हैं, इंग्लिश में पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन सेंसिबिलिटी। लैंग्वेज का कल्चर से बड़ा लेना देना होता है, किस संस्कृति से आती है, उस संस्कृति में किस भाव को, किस इमोशन को, किस फीलिंग को कितनी तरजीह दी जाती है, इज्जत दी जाती है, उसके आधार पे भाषाएं बनती हैं, उस आधार पे शब्दावली बनती है, शब्दों का चयन होता है, उस आधार पे स्ट्रक्चर बनते हैं सेंटेंसेस के। वहीं जर्मन भाषा में एक समय में 7 या 8 शब्द हुआ, हो सकता है अभी भी हो, आई डोंट नो जर्मन वेरी मच, बट 7 to 8 वर्ड्स हैं किसके लिए? तुम के लिए। वहां पे तो और ज्यादा फीलिंग्स वहां पे होंगी। हमारी संस्कृत देख लो कितनी लॉजिकल है फिर उस मायने में। अभी अंग्रेजी में आप प्रोनाउन में देखें, अभी इंग्लिश स्पेशल में प्रोनाउन ही आज पढ़ा रहा था 29 में, तो वहां पे फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आई और वी है, मैं और हम, सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखा है। सेकेंड पर्सन में गायब कर दिया, वहां सिर्फ यू है, और ऊपर से चाहे मेल हो, फीमेल हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो, सब गायब। और वहीं थर्ड पर्सन में बिल्कुल दरिया दिली आ जाती है, चारों जेंडर का ख्याल रखा जाता है, ही, शी, इट, दे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। सो इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर लॉजिक व्हाट यू कैन फॉलो। तो ये जो चेंजेस है ना, इसके बारे में फिर आगे बात करेंगे जब क्लास बढ़ेगी हमारी। वो क्या कॉम्प्रिहेंशन बैच, बहुत मजा आएगा इसमें कि क्यों ये कारण है अंग्रेजी के पीछे, यहां पे इतनी खिचड़ी क्यों है। आप वहीं देखें संस्कृत में सह, तउ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, बिल्कुल लॉजिकल है वहां पे। इसीलिए जर्मनी में अभी संस्कृत के टीचर्स की कमी हो गई है। दुनिया भर में इस लैंग्वेज की इज्जत बढ़ रही है क्योंकि बड़ी साइंटिफिक सी लैंग्वेज है। तो वही बात है कि इसीलिए यहां पे लिखा है कि बेस्ट ट्रांसलेटर्स ऑफ पोएट्री ऑलवेज फेल, एंड यू कैन जस्ट रियलाइज द काइंड ऑफ प्रेशर दे हैव। जब मोदी जी बाहर जाते हैं, आप देखते हैं जब दो राजनयिकों के बीच में बातचीत हो रही है, जापानीज प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी बैठे हुए, तो उनके पीछे भी एक ट्रांसलेटर होता है, मोदी जी के पीछे भी एक मैडम बैठी होती हैं। अब वो जो जापानीज भाषा में कहेंगे, इन्हें जापानीज की समझ होनी चाहिए, वो बात ये मोदी जी तक पहुंचाएंगी, फिर हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, राइट, फिर वो उनका वाला ट्रांसलेटर समझेगा और वो उन्हें बताएगा। कितना इंपॉर्टेंट काम है इन दोनों ट्रांसलेटर्स के कंधे पर। दो देशों के प्रतिनिधि जो बात कहना चाहते हैं, अगर उस शब्द या उस भाव में थोड़ा भी परिवर्तन हो गया तो ये काम कितना खराब हो सकता है। दैट काइंड ऑफ प्रेशर दे हैव, राइट। तो ये चीजें समझनी, जैसे हमारा जेएचटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, अभी 3-4 स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था जब पीछे रिजल्ट आया था, खुशी होती है, लेकिन ये काम आसान नहीं है ट्रांसलेशन का। भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ वो गूगल वाला ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, वो तो खतरनाक है। तो इसीलिए ये लाइन यहां पे लिखी है कि ऑलवेज फेल एट सम लेवल, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, कॉम्प्रिहेंशन का बैच है। और उसके बाद बी पे पहुंचे आप, बट थैंकलेसनेस एंड इम्पॉसिबिलिटी डू नॉट डॉन्ट हिम। लेकिन जो थैंकलेसनेस है, लोग इज्जत उतनी नहीं देते और कोई उसकी संभावना भी नजर नहीं आ रही। इम्पॉसिबिलिटी डू नॉट डॉन्ट हिम। अब ये हिम किसके लिए आया हुआ है? माइकल हॉफमैन साहब के लिए आया है कि भाई लोगों की इज्जत नहीं मिलती, उतनी वैल्यू नहीं करते उस काम को, लेकिन इसके बावजूद भी ये चीजें भी उन्हें दबा नहीं पाई, डॉन्ट नहीं कर पाई। हॉफमैन फील्स पैशनेटली अबाउट हिज वर्क,
हॉफमैन अपने काम के बारे में बिल्कुल पैशनेट हैं एंड दिस इज क्लियर फ्रॉम हिज लेखों से साफ जाहिर भी है। काबिल आदमी, बहुत ज्यादा इज्जत तारीफ और मेरे लोग जाने इसके चक्कर में नहीं परेशान रहता। हल्के लोगों को पंप एंड शो बहुत करना पड़ता है ना, ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, चिल्ला चिल्ला के बताएंगे। तो यहां पे वही यहां पे लिखा है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने काम के लिए अभी भी पैशनेट हैं। जो लोग क्वालिटी काम समझते हैं वो तो उनकी इज्जत करेंगे। तो एनीवे EACBD करेक्ट ऑर्डर है थर्ड क्वेश्चन का, राइट, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑप्शन। पता है ना, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा कि दिमाग पूरा खुल जाएगा। फिर ये जो आपके स्टेट लेवल एग्जाम या SSC के CGL, CHSL, MTS, CHSL तो बहुत हैं, स्टेनोग्राफर ये तो बहुत छोटे हो जाते हैं ना, फिर MTS, CHSL इतना कुछ खास वहां तो कुछ मुश्किल नहीं है। ये सब आपके को 5-5 सेकंड में होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की लेवलिंग होती है। पैराजंबल में मेरे ख्याल से आपको कम से कम मैं 7 से 8 हैंड आउट दूंगा, इतनी लेवलिंग करता हूं कंटेंट के ऊपर। मेहनत लगती है भाई इसके ऊपर काफी, कि क्या बच्चा है, क्या सोचेगा, कहां क्या आंसर करेगा। आ जाओ, वार्म अप क्लास है आज, पूरी गर्मी बढ़ रही होगी आपकी। चलो अब थोड़ा सा आसान हो गया। यहां पे आगे के शायद मैंने जो आगे का जो क्वेश्चन है यहां पे ओपनिंग एंड टर्मिनेटिंग दिया हुआ है, यानी जिसको हम पहला और छठा सेंटेंस कहते हैं। O और T लिख के आता है, कई बार CDS में भी देखा होगा आपने इस पैटर्न पे O और T लिखा हुआ, और बीच में 4 सेंटेंसेस हैं। बताओ मुझे क्या होगा करेक्ट ऑर्डर। प्रेमपाल जी, मैंने कल बता दिया मेरे भाई कि कितना वोकैब होगा, कितना ग्रामर होगा। दोनों बैच, दोनों क्लासेस मिला करके, दोनों का कंटेंट मिला करके 120 घंटे के आसपास का कंटेंट होगा, ये ध्यान रखो बस। अब आप ये मत बोल देना सर और कितना टाइम चलेगा, इतना गोड़ा भाग कर सकते हो। 4-4.5 महीने का ये पूरा बैच है, और इस समय जिस मुहिम में हैं हम, चीजें बेहतर हो रही हैं। आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से रिजल्ट या नोटिफिकेशंस ये सब आने शुरू हुए हैं, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है, या सेंट्रल गवर्नमेंट, SSC की तरफ से भी चीजें सही हो रही हैं। कल हम इस मुहिम को और बढ़ावा देने वाले हैं थोड़ा। तो ऐसा ना हो कि जब एग्जाम आए तो आप तैयार ना हो, तो अपनी तैयारी पे बिल्कुल ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और बेहतर सीखें। तो ये बहुत सही समय पे आपका कोर्स ये पूरा होगा, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है ज्यादातर बच्चों की। आ जाओ क्वेश्चन आंसर करते हैं फटाफट। यहां पे मेरे ख्याल से इसमें सही आंसर करना भाई, भर भर के। अच्छा, भर भर के एक ही व्यक्ति ने लिखा है, सतवीर ने, मुझे लगा सब सही हो रहे हैं क्या। विशाल पूछ रहे सर बता दीजिए फ्री है क्लास। भाई अभी बिना फीस दिए देख रहे हो तो फ्री ही समझ में आ रही है। क्लास बैच नहीं फ्री है, हर बैच के शुरू की 2-3 क्लासेस आपके लिए ऐप पे फ्री होती हैं, जस्ट जो नए बच्चे जुड़े हैं उन्हें थोड़ा आइडिया लगे। करियर बिल पे फ्री क्लासेस नहीं मिलती, फ्री इतनी मेहनत होती है इसके पीछे, फ्री की आप वैल्यू ही नहीं करोगे। चलो आंसर कर लेते हैं। देखिए, हिस्टोरिकली स्टेन्ड ग्लास वॉज ऑलमोस्ट इंटायरली रिजर्व फॉर इक्लेसियस्टिकल स्पेसेस। बड़ा अच्छा शब्द है इक्लेसियस्टिकल, 2-4 बार बोलना, जबान साफ हो जाएगी। इक्लेसियस्टिकल, तो इक्लेसियस्टिकल का मतलब होता है, बहुत बढ़िया, मैं देख पा रहा हूं भर भर के सही जवाब आए हैं। इक्लेसियस्टिकल का मतलब होता है चर्च संबंधी जगह, जहां पे चर्च हो। तो कहा क्या जा रहा है कि जो स्टेन्ड ग्लास का मतलब रंगीन ग्लासेस, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, या गोवा गए हो, या फिल्मों में तो खैर देखा ही है, नहीं भी गए हो किसी चर्च में, तो वहां पे ऊंची ऊंची जो मतलब वो पूरा स्ट्रक्चर होता है चर्च का, आपको कलर्ड ग्लासेस दिखाई देती हैं, रेड, ग्रीन, ऑरेंज। तो वही यहां पे लिखा है कि ऐतिहासिक रूप से रंगीन ग्लासेस का जो चलन था वो सिर्फ चर्च जैसी जगहों तक ही सीमित था। ये ओपनिंग लाइन का मतलब हुआ। इट इज माई मिशन टू ब्रिंग इट किकिंग एंड स्क्रीमिंग आउट ऑफ दैट मिल्यू, सेज क्लार्क। तो क्लार्क नामक व्यक्ति ने क्या कहा कि ये मेरा मिशन है, ब्रिंग इट किकिंग आउट। इट किसके लिए आया हुआ है? स्टेन्ड ग्लास के लिए आया। अगेन नाउन प्रोनाउन का जोड़, कि मेरा क्या मिशन है कि ये जो स्टेन्ड ग्लास का, कलर्ड ग्लासेस का जो प्रचलन है, किकिंग एंड स्क्रीमिंग आउट ऑफ दैट मिल्यू। अब ये दैट अगेन किसकी तरफ इशारा कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव, ये इक्लेसियस्टिकल स्पेसेस की तरफ इशारा कर रहा है कि मेरा क्या मिशन है कि कलर्ड ग्लासेस जिनका चलन या यूज सिर्फ चर्च जैसी जगहों तक ही सीमित है, मैं उस वातावरण से, दैट मिल्यू से
किकिंग एंड स्क्रीमिंग आउट, इस चलन को बाहर लेके आऊंगा, वहां पे किक आउट करूंगा, सिर्फ वहां तक सीमित न रहे, बाकी जगहों तक भी पहुंचे। और क्लार्क एक आदमी का नाम है जो लिखा हुआ सेज क्लार्क। अब जो क्लार्क के नाम का जिक्र हो गया, तब आप ही लगा सकते हैं, बाई ऑल काउंट्स ही हैज अकॉम्प्लिश्ड दैट मिशन विद अनमिस्टेकेबल स्टाइल। यानी हर तरीके से ही हैज अकॉम्प्लिश्ड दैट मिशन। कौन सा मिशन? जिसका जिक्र बी में हो रहा है कि मैं रंगीन ग्लासेस का चलन सिर्फ चर्च तक सीमित नहीं रहने दूंगा, उसको उस वातावरण से बाहर निकाल के और जगह पे भी प्रचलन में लाऊंगा। इस मिशन को उन्होंने सफलतापूर्वक अकॉम्प्लिश किया, अचीव किया। अब उसके बाद टू रिसेंट प्रोजेक्ट शो हिज जीनियस इन द सेपरेट वर्ल्ड्स ऑफ द सेक्रेट एंड द मंडेन। कहा जा रहा है उनके दो रिसेंट प्रोजेक्ट उनके जीनियस को दिखाते हैं, कितने जीनियस हैं वो इस काम में। इन द सेपरेट वर्ल्ड ऑफ द सेक्रेड एंड मंडेन, यानी एक ऐसा वर्ल्ड जो कि सेक्रेड है, पवित्र है, और दूसरा मंडेन यानी सांसारी जगहें जो हैं हमारी नॉर्मल लाइफ की। द फर्स्ट वाज, जब आपने टू रिसेंट प्रोजेक्ट की बात कर दी तभी तो आप कहोगे पहला प्रोजेक्ट और दूसरा प्रोजेक्ट। अब आप देखो मैंने क्या कहा था, अच्छा नहीं आज नहीं कहा था, आपके पहले वाले बैच में भी मैं उनको कह रहा था, इंग्लिश स्पेशल 23 में। आज हम पैराजम्बल शुरू किया, वहां पे हमने कि जब भी देखो ओ और टी दिया हो, यानी पहला और छठा दिया हो, तो आप कोशिश करो फर्स्ट एंड सेकंड की पेयरिंग करने की, और जब छठा दिया हुआ तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ की पेयरिंग करने की कोशिश करो। क्योंकि सिक्स्थ में लिखा द सेकंड वाज स्पेक्टेक्युलर, तो द सेकंड का मतलब क्या होगा? द फर्स्ट उसके पहले आएगा तभी तो द सेकंड आएगा। तो इसका यह भी क्लैरिटी हमें मिल गई कि भाई लास्ट में सी ही स्टेटमेंट आना चाहिए। और ऑप्शन में जब आप निगाह डालते हो तो आपको दिख रहा है थर्ड एंड फोर्थ में तो लास्ट में ए और डी है, सी सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड में है। और फर्स्ट हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट ए से शुरू हो रहा है, ए में तो ही लिखा है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। यह भी तरीका, ये तो मैं समझा रहा हूं आपको ट्रांजिशन पूरा, बट करने के लिए तो 5 सेकंड का क्वेश्चन ये भी है भाई। द सेकंड वाज उधर दिख रहा है द फर्स्ट, अच्छा कोई भी चीज, अच्छा टू रिसेंट प्रोजेक्ट भी दिख रहा है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई साहब डी पहले आएगा, फिर सी आएगा, और फिर टी, टी का मतलब छठा स्टेटमेंट आएगा, डी और सी साथ में आएगा, ये भी दिख रहा था। अब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में इसीलिए डीसी दिया गया है आपको। लेकिन समझदार आदमी को पता लग जाएगा कि ए पहले आएगा नहीं, पहले बी आएगा, क्योंकि क्लार्क के नाम का जिक्र है, नाम के बाद ही ए लगा सकते हो, सेकंड ऑप्शन पर टिक मार के निकल लोगे, बी ए डी सी करेक्ट ऑप्शन है। और आई थिंक शुरू में जो 3 झटके दिए उसके बाद ये खुशी की लहर थी, बहुत आसान था ये आपके लिए। बस इसमें पहचानना था लिंक, टू रिसेंट, द फर्स्ट और द सेकंड। द फर्स्ट वाज द जेवल लाइक विंडोज ही डिजाइन फॉर अ सिस्टर्शियन चर्च इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक सिस्टर्शियन चर्च के अंदर उन्होंने विंडो को डिजाइन किया, ये हो गया सेक्रेड का एग्जाम्पल, चर्च पवित्र जगह हो गई। और दूसरा क्या है? द सेकंड वाज ए स्पेक्टेक्युलर ह्यूज स्काईलाइट इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन ब्राजील। ब्राजील के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप देखते हैं ना, जो ऊपर वो खाने वाला सेक्शन होता है, वहां पे वो पूरा कलर्ड ग्लासेस लगी होती हैं कि लाइट आती रहे वहां पे, मॉल्स में देखा होगा आपने, तो वहां पे उन्होंने इस्तेमाल किया। मॉल कैसी जगह हो गई? मंडेन जगह हो गई, आम जगह हो गई जहां लोग जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन सेकंड है। 5वां क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैट 2001 लिखा हुआ है यहां पे। भाई साहब 19 साल पुराना क्वेश्चन है, सही करना, इज्जत की बात है, हमारे इज्जत की बात है। और आई थिंक अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे कनेक्टेड हैं, तो ये क्वेश्चन किया था हमने आई थिंक कुछ 15 दिन पहले, बैंकिंग के बच्चों के लिए कराया था मैंने। परमजीत, मिलियू का मतलब होता है वातावरण, पूरी सेटिंग, उस वातावरण से बाहर जो पूरी सराउंडिंग्स है, सेटिंग्स है, एम्बियंस, मोर ओवर एम्बियंस ज्यादा बेहतर होगा। यस टेल मी। कैट का क्वेश्चन है, 6 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, 2001 का, 19 साल पुराना। बताएं मुझे क्या लग रहा है। हाँ 1 2 3 4 सब दिख रहा है, मोहित, सदवीर, मनीष, ऐश्वर्य, स्वर्नाव, देबासी, सोनिका, सतीश। आई थिंक सब 19 साल से तो ऊपर होंगे ही ना जो बैच देख रहे हैं।
मतलब जब ये क्वेश्चन आया होगा तो हम पैदा हुए ही होंगे या कुछ लोग और बड़े हो गए होंगे। अमित 26 ईयर के हैं बता रहे हैं। चलो, तो अमित की उम्र हो गई थी, मतलब 5-6 साल की, तब ये प्रकट हुआ क्वेश्चन। बैंकिंग स्पेशल बैंक के लिए होता है मोनिका, उसमें बिल्कुल कवर होता है। यहाँ पे आप काफ़ी ऊपर तक जाते हैं और नीचे से शुरू करते हैं। बैंक अपना रेंज कवर करता है, बैंकिंग स्पेशल। दुर्गेश 20 के हैं, मोहित 20 के हैं, एग्जैक्टली। क्या बात है यार, तुम लोगों को बड़ी जल्दी ज्ञान मिल रहा है, ये सब है। चलो आ जाओ, कर लेते हैं क्वेश्चन ये। देखो, जब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं ना, यानी जब नंबर ऑफ लाइनें बढ़ती हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसी के बीच में। अब जैसे यहां पे ये पहला है, ये छठा है, लेकिन इसके बीच में 4 लाइनें हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन सबसे खतरनाक चीज होती है कि पैराग्राफ कैसे बदलाव लेगा, कैसे करवट बदलेगा। और इसके बड़े सारे तरीके। अभी जब पैराजंबल टॉपिक में अगली क्लास मंडे को होगी हमारी, वो क्या है, इंट्रो की, ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा करेंगे, औकात का पता लगे। फिर ट्यूसडे से मैं पैराजंबल टॉपिक शुरू करूंगा बेसिक से, और वो क्लास आई होप वो फ्री नहीं होगी आपकी ऐप के ऊपर, वो फिर आप एडमिशन एनरोल्ड होंगे तो देखेंगे आप उसको। तो यहां पे जो ट्रांजिशन है वो कई तरीकों से होता है। अब उन तरीकों को डिटेल में चर्चा करेंगे, बट यहां पे जो है इस क्वेश्चन में वो क्या है, वो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट। यानी इवेंट का सीक्वेंस चल रहा है यहां पे, ये चीज पहले होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। अब जरा आंखें खोल के देखो तो यहां पे 3 लाइनें जो हैं वो बिल्कुल एक साथ आएंगी, और वो 3 लाइनें कौन सी हैं पहले उनको देख लो। वो है तुम्हारी बी ए सी, वो बी ए और सी हैं। बी क्या कह रहा है, एग्रेरियन ईरा की बात कर रहा है, यानी जब हम कृषि प्रधान थे उसकी बात करी जा रही है, तो इन द एग्रेरियन ईरा। बी, उसके बाद आप ए पे जा रहे हैं, इन द इंडस्ट्रियल एरा, खेती किसानी से फिर हम इंडस्ट्री की तरफ आए। और फिर सी में क्या लिखा है, नाउ इन द इंफॉर्मेशन एरा। तो ये एक तरीके से सीक्वेंस ऑफ टाइम है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। पहले हम खेती किसाने वाली एज में थे, फिर हम इंडस्ट्री में आए, और फिर हम इंफॉर्मेशन एरा में आए विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट एंड ऑल। तो इसका मतलब बीएसी यहां पे मैंडेटरी ट्रिपलेट है। समझदार बच्चा तुरंत समझ जाएगा ये, और उसको नजर आएगा कि यार या तो फर्स्ट हो सकता है या फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। 2 और 3 तो बाहर हो गए, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों में बीएससी लिखा हुआ है बाद में। अब हमें यह देखना है कि कौन स्टार्ट करेगा यहां पे। तो एफ लिख रहा है कि विद रिगार्ड टू डिफेंस द पर्पज ऑफ द मिलिट्री इज टू डिफेंड द नेशन एंड बी प्रिपेयर टू डू बैटल विद इट्स एनिमी। ये है एफ। और फोर्थ डी से शुरू हो रहा है, और वो क्या कह रहा है, हाउ डू यू डू बैटल विद योर एनिमी। कहां, अब आपको यह देखना है कि कौन सी लाइन ओपनिंग होने का स्कोप रखती है। ओपनिंग लाइन हमेशा एक वाइडर स्कोप रखती है, और उसी जनरल या वाइडर बात को आप फिर स्पेसिफाई करके समझाते हो। तो यहां पे क्या नजर आ रहा है हमें, हां जी, पहली बात डिफेंस की हो रही कि विद रिगार्ड टू डिफेंस, मिलिट्री का पर्पस क्या है कि अपने राष्ट्र को डिफेंड करना, उसकी सुरक्षा करना, और बी प्रिपेयर टू डू बैटल विद इट्स एनिमी। और इस लेवल पे आपकी तैयारी हो कि अगर युद्ध का अवसर आ ही जाए, युद्ध करना ही पड़े, तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। और उसके बाद तब आप कहोगे हाउ डू यू डू बैटल विद योर एनिमी, क्योंकि यह बैटल एक कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है। आप अपने एनिमी के साथ कैसे बैटल करते हैं। The idea is to destroy the enemy's productive capacity, and depending upon the economic foundation, that productive capacity is different in each case. तो इसका मतलब अगर हम थोड़ी आंखें खोल के देखें तो हमें यह भी नजर आएगा कि बी से पहले ई आएगा भाई। और जितने समझदार आप हैं उतना पेपर सेटर होता है। कैट का क्वेश्चन था, आपको नजर आ रहा है कि 1 और 4th इन दोनों में ई बी ए सी कॉमन है। उसको पता है कि स्टूडेंट को किसमें कंफ्यूज करना है, एफ डी होगा या डी एफ होगा। तो भाई साहब बैटल ऐसे स्टार्ट होगा नहीं, वो एक कॉन्टेक्स्ट से आया है, तो एफ शुरू करेगा वहां पे, और उसके बाद आप डी में जाएंगे, हाउ डू यू डू बैटल विद योर एनिमी। और तब आप बताओगे ई के जरिए कि क्या, कैसे हम लड़ाई लड़ते हैं, क्या आइडिया है इस लड़ाई के पीछे। तो लिखा है कि आइडिया क्या है कि एनिमी की जो दुश्मन है आपका, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को आप बिल्कुल खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। और अलग अलग इकोनॉमिक फाउंडेशन के आधार पे उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी अलग अलग होगी, यानी हमें अलग अलग चीजों पे हमला करना पड़ेगा। और फिर उस बात का एग्जाम्पल कि जब खेती किसानी का समय था, एग्रेरियन ईरा, इफ यू न्यू टू डिस्ट्रॉय द एनिमी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, अगर आपको अपने दुश्मन के प्रोडक्टिव कैपेसिटी को खत्म करना है, तो व्हाट यू वांट टू डू इज बम हिज फील्ड्स, आग लगा दो खेतों में उसके, या आर इफ यू आर रियली विशियस साल्ट देम।
या बहुत ज्यादा अगर गुस्सा है ना तो नमक मिला दो मिट्टी में। इसका मतलब क्या है, आग लगाओगे तो खैर उस बार की फसल खराब होगी, जमीन में को बंजर करने की बात है। तो आदमी पहले दुश्मनी ऐसे निकालता था खेती किसानी के टाइम में। आप देखें पुरानी फिल्मों में 60s 70s में खेतों में आग लगा दी रात में, खत्म हो गई फसल उसकी, ऐसे दुश्मन पे हमला करते थे। फिर क्या है, बट अब ट्रांजिशनल है। लेकिन इंडस्ट्रियल एरा में क्या हुआ, डिस्ट्रॉइंग द एनिमी प्रोडक्टिव कैपेसिटी मींस बॉम्बिंग द फैक्ट्रीज व्हिच आर लोकेटेड इन द सिटीज। फिर सिटीज में फैक्ट्रीज लगी, लोगों को काम दिया गया, वहां बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हैं, उनका राशन पानी रोजगार सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो अगर दुश्मन को बर्बाद करना तो उसकी फैक्ट्री को बम से उड़ा दो। और नाउ अब इन द इंफॉर्मेशन एरा अब क्या काम है, डिस्ट्रॉइंग द एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी मींस डिस्ट्रॉइंग द इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो उनका इंफॉर्मेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर दो, अपने आप तुम्हारा जो दुश्मन है वो खत्म हो जाएगा। अब सारे हमले आप देखते हैं साइबर होते हैं, आईटी से किए जाते हैं, ये काम होता है। करेक्ट ऑर्डर है फर्स्ट, जितने लोग थे बधाई के पात्र हैं, फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है। आओ आगे बढ़ते हैं। देखो फिलर्स में अगर हम बात करें, मैंने कल भी बात की थी कि अगर तुम एसएससी के एग्जाम्स की बात करो, जो भी है एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो या टेक्निकल एग्जाम जेई के, जहां पे भी अंग्रेजी पूछी जाती है, इन जनरल आपको मिलेगा कि ग्रामर बेस्ड हमें फिलर्स मिलते हैं। या प्री के एग्जाम में भी अगर 5 है मान लो सीपीओ के पेपर में, तो 5 में आपको दिखाई देगा 4 ग्रामर बेस्ड हैं और 1 वोकेबलरी बेस्ड है। तो हम क्योंकि हम वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन बैच में हैं, तो यहां पे आपकी दोनों ताकत को मैं इंप्रूव करूंगा क्वेश्चंस के जरिए। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं एक ही ब्लैंक प्लेस के हैं, लेकिन इसमें जो आप रीड करोगे उसके कॉन्टेक्स्ट की समझ और जो वर्ड हैं उनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। बताइए जी। बेटा बैच हर बार अपडेट होता है, तो वीओडी पीछे रहा होगा, वो तो जनवरी का बैच था। अब जैसे ये हैंड आउट आपको पिछले बैच में नहीं मिला होगा ना, पहले तो बैचेस बदलते रहते हैं, कंटेंट हर बार अपडेट होता है। थैंक यू श्री राम, लव फ्रॉम बिहार। बहुत बच्चे हैं बिहार से जुड़े हुए, बहुत मेहनती बच्चे हैं, सीखना चाहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। सारे सीखने वाले बच्चे ही हैं करियर वेल पे। बिल्कुल अच्छा हूं मैं सत्या, आप भी आ गए, आ जाओ। लिखा है द लेवल्स ऑफ ऑनेस्टी आर alarmingly declining in our country. A majority of the government officials today are. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे हमें वर्ड जो चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए, इस लाइन को पढ़ के जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो समझ है आपकी, वो क्या कह रही है, तो आपका जवाब क्या होगा? मेरे ख्याल से आप एक स्वर में कहेंगे कि सर हमें नेगेटिव चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है जो ईमानदारी का लेवल है देश में वो अलार्मिंगली डिक्लाइन हो रहा है, यानी बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, हमें सोचना चाहिए कि लोग इतने भ्रष्ट कैसे होते जा रहे हैं। कोई भी सिचुएशन अगर अलार्मिंग सिचुएशन है, उसका अलार्म कब बजता है? जब एसओएस मोमेंट हो, कहीं खतरा हो, यानी खतरे वाले लेवल पे के ऊपर हमारी जो है ईमानदारी का लेवल घटता चला जा रहा है। अब मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टुडे आर, ज्यादातर जो सरकारी ऑफिशियल हैं वो आज कैसे हैं? तो जाहिर तौर पर हमें पता लग गया कि यहां पे हमें एक नेगेटिव शब्द चाहिए। वर्बोज शब्द का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स का इस्तेमाल करना। VERB रूट वर्ड इसका मतलब वर्ड होता है। तो वर्बोज का मतलब लाइक अगर मान लो सेंटेंस ऐसा होता कि यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ व्हेन अ सेंटेंस इज सफिशिएंट, यू आर अ वर्बोज ऑथर। यानी जब आप एक सेंटेंस में बात कह सकते थे तो आप पैराग्राफ लिख रहे हो या कह रहे हो, तब आपको वर्बोज कहा जाएगा। जरूरत से ज्यादा शब्द प्रयोग करना। यहां पे करेक्ट ऑप्शन है वीनल। वीनल, और ये अखबार अगर आप पढ़ते होंगे तो आपने ये कई बार देखा होगा, वीनल पॉलिटिशियन, ये शब्द हमें देखने को मिल जाता है। और बहुत सारे लोग वीनल का मतलब करप्ट रट लेते हैं कि सर किताब में तो करप्ट लिखा था। बेटा करप्ट और करप्टिबल में फर्क है। कल भी मैं बात कर रहा था कि वोकैब में ऐसा नहीं है कि शब्द इंटरचेंजेबल हो जाते हैं। करप्ट और करप्टिबल में फर्क है। करप्ट तो पूरा भ्रष्ट हो गया, लेकिन जिससे करप्ट बनाया जा सके, जैसे कई बार घूस लेने वाली घटनाओं में आप ऐसे देखते हैं, शुरू में वो आदमी जो है जिसे आप ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं वो मना करेगा, अरे नहीं नहीं, यहां पे आप ऐसे काम कर रहे हैं,
आप फिर थोड़ा बहुत और कोशिश कर लें, अरे कोई बात नहीं, ये बच्चों के लिए मिठाइयां लेते जाइएगा या कुछ इस तरीके से कह के, अच्छा जब आप इतना कह ही रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है मैं बता दूंगा, हाँ तुम्हारे चाचा ने ये गिफ्ट दिया है बच्चों, और फिर वो करप्ट बन गया, तो इसे हम कहते हैं वीनल, करप्टिबल। वैसे करप्ट नहीं है, कोशिश करोगे तो बेईमान बना लोगे उसे, दैट इज कॉल्ड वीनल। और एक अच्छा शब्द और सीख लो, लगे हाथ, कंफ्यूजिंग वर्ड में मदद मिलेगी। वीनियल, और वीनियल शब्द के साथ एक शब्द की जोड़ी बनती है मिस्टेक, और वीनियल का मतलब होता है पार्डनेबल। पार्डनेबल यानी माफी के योग्य गलती, राइट। यूसरी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूजरी? यूजरी का मतलब होता है जब आप बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी से पैसे की लेन देन करें, राइट। सो एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कई बार हवाला ट्रेडिंग में या इन तरह से इलीगल ट्रेडिंग में, जहां आप थ्रू प्रॉपर चैनल लेंडिंग और बारोइंग का काम नहीं कर रहे, वहां पे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे दिए जाते हैं कम समय के लिए, उसको क्या कहा जाता है? यूजरी। अपब्रेड का मतलब होता है किसी को डांट फटकार लगाना, स्कोल्ड करना, रेप्रिमांड करना। और वल्पीन बड़ा अच्छा शब्द है, ये साथ मेरे साथ वोकेबलरी में करोगे भी आप। ये बहुत प्यारा शब्द, एसएससी के लिए बहुत फेवरेट। INE के साथ हम करीब 18 से 20 वर्ड करेंगे आगे। INE का मतलब लाइक होता है एक्चुअली, और ये जानवरों के साथ जुड़ा होता है। जैसे वल्पीन का मतलब होता है फॉक्स लाइक, पूरे शब्द का मतलब है फॉक्स लाइक, राइट, लोमड़ी जैसा। तो वल्पीन शब्द का इस्तेमाल एक तो लिटरल हो गया, कोई चीज लोमड़ी जैसी हो, और वल्पीन नेचर का अगर कोई आदमी है तो इसका मतलब बहुत ही शातिर आदमी है, बहुत ही धूर्त है, कनिंग नेचर का है, श्रीउड है, मैकिवेलियन नेचर का है, उसे क्या कहेंगे? वल्पीन। तो बड़े इंटरेस्टिंग शब्द हैं, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो मैंने आपके साथ अभी किया है उसके पीछे पर्पस क्या है? पर्पस ये है, मैंने ये नहीं कहा बेटा इसमें बी सही होगा, सेकंड ऑप्शन, चलो आगे बढ़ते हैं। आपकी आदतें चेंज करनी है मुझे। इतनी जल्दबाजी में काहे को रहते हो? मतलब इतनी उम्र हो गई, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 28 साल, हर उम्र के एज ब्रैकेट के लोग इस बैच में होंगे और हर बैच में होते हैं। आप खुद देखो कि जो हमारी पढ़ाई लिखाई है, जो हमारा खुद के बारे में अभी आकलन है, कितना कॉन्फिडेंस हमें कितना आता है। अभी जैसे कुछ यहां पूछते थे ना, सर कितना टाइम लगेगा, कितना ड्यूरेशन, इसे लगता है पता नहीं कौन सी ट्रेन पकड़नी है इनको। अरे बचपन में ABCD सीखने में भी 1 साल लगा था ना जब छोटे थे तो। और ये तो वो काम है जो बार बार सीख रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा, और इस काम से जिंदगी बदलने वाली है, नौकरी लग जाएगी तो फिर मुझे बताते तो हो, खैर मैसेज कर, तो सब नहीं भी बताते, लेकिन खुशी होती ना, कोई भी बताता है कि हाँ सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं मिलूंगा सर, भले ना मिल पाए लेकिन वो कहता तो है कि सर जरूर मिलना चाहूंगा आपसे। बच्चा अभी भी कहता है कि नहीं सर जरूर मिलूंगा, बहुत बदलाव आया है। हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात होती है। तो उस बदलाव के लिए खुद के अंदर भी थोड़ी प्रेरणा जगाओ, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में ना रहो। मैं 12 क्वेश्चन लेके आया था, मैं घड़ी देख पा रहा हूं अपने सामने, यहां पे टाइम खत्म होने वाला है। इतना क्यों समझाने में लगाऊं कि दिमाग के कपाट खुलें, दरवाजे खुलें, और थोड़े लेवल वाली पढ़ाई करें हम। तुक्का मार कम से कम में हो जाए, कितना कट ऑफ आता है अंग्रेजी में, कोई बात नहीं, मुश्किल है कट ऑफ कैसे भी, ये गरीबी ये जो हमारी है वो दूर हो लैंग्वेज में, उसके लिए मेहनत है कि आगे से कभी भी वोकेबलरी बेस्ड ऐसे फिलर्स मिलें तो जो एक ऑप्शन सही है वो बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ 4 शब्द और सीख रहे हो, लगे हाथ 2-4 मिनट और लग जाएगा। कहां की ट्रेन पकड़नी है? डिक्शनरी मोबाइल में, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलिए, वहां पे शब्द को डालिए, लगे हाथ अपने कॉपी में उसको भी नोट कर लीजिए। अगर ये छोटी सी आदत बन गई तो आगे नैया पार हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी शब्द बाद में चर्चा करेंगे, मैंने एक बार एक शब्द बता दिया आपको वल्पीन का। आ जाओ फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। An investigation that is can occasionally yield new facts, even notable ones, but typically the appearance of such facts is the result of a search in a definite direction. ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद अभी आपके पास 5 क्वेश्चन और बचे हैं, बट उसमें भी बहुत सारा ज्ञान है, तो उसको हम मंडे करेंगे। कोई बात नहीं, आज पूरा नहीं हो पाया, नथिंग टू वरी, कोई जल्दबाजी नहीं है, चीजों को सीखते हुए आराम से चलेंगे। ये बड़ी मेहनत से क्वेश्चंस लेके आता हूं जो आपको बहुत सारी चीजें सिखाएं। चलो बता दो मुझे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, हम सही करने की कोशिश करेंगे जितनी भी समझ है।
संगीता और मोनिका के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्टिव, 2 ऑप्शन, फिफ्थ डी 4। तो कहने का मतलब हम कॉम्प्रिहेंशन प्लस वोकैबुलरी तो कर ही रहे हैं ना, लेकिन इन क्वेश्चंस में साथ साथ चीजें चलती हैं। वोकैबुलरी बैच में भी जो आपको कराता था कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फिलर्स के ऐसे आते थे। अब यहां देखो अगेन आपको सेंटेंस को अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा, तब सही वोकैबुलरी चूज कर पाओगे। चलिए अब मैं बता देता हूं, आपने अपनी कोशिशें कर ली हैं। एन इन्वेस्टिगेशन दैट इज कैन ऑकेजनली यील्ड न्यू फैक्ट्स। शब्दों पे ध्यान दीजिए, ग्रामर का हेल्प है। ऑकेजनली का इस्तेमाल हुआ है। ऑकेजनली का मतलब क्या होता है? कभी कभार। इवन नोटेबल वंस। कहा जा रहा है कि एक इन्वेस्टिगेशन दैट इज, यानी उस इन्वेस्टिगेशन को के लिए कोई खास शब्द आपको चाहिए इसमें से। अगर एक खास तरह से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो वो कभी कभार हमें नए फैक्ट्स दे देता है, और हो सकता है कि कुछ काम का भी फैक्ट मिल जाए हमें कभी कभार इस तरीके से। बट लेकिन टिपिकली, अब देख रहे हो ग्रामर का कितना हेल्प हो रहा है। बट लगा हुआ है, बट का मतलब ट्रांजिशन है, और उसके बट से पहले किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? तो यहां पे हम ऑकेजनली का इस्तेमाल देख पा रहे हैं। और बट के बाद क्या लगा हुआ है? बट के बाद टिपिकली लगा हुआ है। टिपिकली का मतलब क्या होता है? जनरली। तो ये जो चीज है ऑकेजनली जो भी हो रही है वो कैसे होगी? वो कभी कभार होगी, और टिपिकली वाली जनरल होती है। तो जनरली क्या होगा? द अपीयरेंस ऑफ सच फैक्ट्स। सच फैक्ट्स का मतलब क्या? नए फैक्ट्स जो कि काम के हैं। ये फैक्ट्स जनरली आपको कब मिलते हैं? द रिजल्ट ऑफ अ सर्च इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। जब आप एक निश्चित दिशा में अपने इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करोगे, तब आपको काम के लायक फैक्ट्स मिलते हैं। तो इसका मतलब कि जब यहां पे लिखा हुआ है डेफिनिट डायरेक्शन, यही हमारे लिए क्लू था। अगर आपने एक डेफिनेट डायरेक्शन में आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, यानी एक प्रॉपर गाइडेड लाइन में, राइट, एक गाइडेड डायरेक्शन में, एक प्रॉपर गाइडेंस में, एक सर्टेन डायरेक्शन में आप कर रहे हो, तब आपको काम के लायक फैक्ट्स मिलते हैं। तो उधर बट लगा हुआ है, बट ट्रांजिशन शो करता है, तो उधर हमें क्या चाहिए? बट का, बट के बाद जो लिखा उसका ऑपोजिट चाहिए। बट के बाद जो लिखा वो एक सर्टेन डायरेक्शन में है, डेफिनेट डायरेक्शन में, यानी गाइडेड है। गाइडेड का ऑपोजिट क्या होगा? अनगाइडेड। और इसीलिए यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? अनगाइडेड। ग्रामर हेल्प करती है, लेकिन वो लल्लू लाल जो ग्रामर को भी समझते हैं कि रूल रटना है उसका, उनको ये वाला अप्रोच समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि कोई ये अगर कह रहा है कि मेरी ग्रामर अच्छी है, वोकैब अच्छी नहीं है, या वोकैब अच्छी है ग्रामर अच्छी नहीं है, तो ये सब यादी गफलत में है, वो कंफ्यूजन में है। अंग्रेजी या तो आपको आती है या नहीं आती है, और आती है तो इसका मतलब नहीं कि वो खत्म हो जाएगी। आती है इन द सेंस कि हर एरिया पे आपको कमांड होगी, हर एरिया के बेहतर होने की गुंजाइश दिन प्रतिदिन बनी रहती है। मैं भी रोज पढ़ता रहता हूं, सीखता रहता हूं, और आप तक वो ज्ञान पहुंचाता रहता हूं। ये कभी बंद नहीं होता। ये वही बच्चा कहेगा जो इस गफलत में है कि ग्रामर अच्छी है, इसका मतलब मैंने कोई ग्रामर की किताब रट रखी है। अरे सर, ये किताब मैंने रट ली है। या मेरी वोकैब अच्छी है सर, मैंने 15 साल के सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस रट रखा है, मेरी वोकैब अच्छी है। वो बेचारा बहुत मासूम है, वो स्कूल से बाहर निकला नहीं, उसको लग रहा है वो 9वीं क्लास का पेपर, बेटा ये 5 नंबर में आता, ये 3 नंबर में आता, घोट जाओ, यही जाके उगल आना, पेपर में फोड़ दोगे। अरे वो जमाने निकल गए, बड़े हो जाओ, अडल्ट हो गए। अब स्कूलों में भी पैटर्न अब चेंज करने की बात हो रही है, तो बाहर निकलिए। वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर की समझ का यह मतलब है जो आज हमने किया है यहां पिछले सवा घंटे में। क्या यहां ग्रामर का इस्तेमाल नहीं हुआ? यहां ग्रामर का इस्तेमाल नहीं है, बिल्कुल है। कंजंक्शन दिखा रहा है, ऑकेजनली दिखा रहा है, टिपिकली दिखा रहा है, यह बता रहा है कि यहां पे कॉन्ट्रास्ट है। ग्रामर का इस्तेमाल है, वोकैबुलरी का इस्तेमाल है उस आधार पर। अच्छा, डेफिनेट डायरेक्शन का मतलब एक निश्चित दिशा में, एक गाइडेड मैनर में मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? अनगाइडेड होगा। क्या लॉजिक नहीं लग रहा है? तो अब आप कॉम्प्रिहेंशन में, वोकैबुलरी में, जो हमें तो पूरी तरीके से लगता था कि ये तुक्के का मामला है, इसमें रटना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये इसीलिए मैंने आज ये पढ़ाने से पहले मैं सोचा थोड़ा आपको भी आइडिया लगे, मेरा, जो लोग नए हैं, सर क्या पढ़ाते हैं, और आपको भी अपना आइडिया लगे कि मैं क्या पढ़ता हूं।
कितने मेरे सही हैं। तो चलो कोई बात नहीं, आज 7 ही क्वेश्चन हो पाए, अभी मैंने इसमें 5 क्वेश्चन और छोड़े हुए हैं, तो मंडे को उसको हम डिस्कस करेंगे। और एक और मैं वोकेबलरी का आपको इंट्रो हैंड आउट दूंगा, उनके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, कि थोड़ा अप्रोच हमें समझ में आए। तो जब तक ये दोनों क्लासेस हैं, इंट्रो वाली कॉम्प्रिहेंशन की और फिर वोकैब की, ये यहाँ पे फ्री रहेंगी, आप उस एनरोल हो जाइए, ज़्यादा बेहतर है, राइट, क्योंकि एडमिशन सब जल्दी क्लोज हो जाते हैं। तो अपने दोस्त मित्रों को बता दें, जिसे भी बेसिक से एडवांस लेवल तक वोकेबलरी की समझ और कॉम्प्रिहेंशन की समझ और उसके प्रयोग और क्वेश्चंस में मास्टरी करनी है, दे आर एब्सोल्युटली वेलकम। ठीक है, चलिए, सो धन्यवाद, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया है। हाँ जी, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी और मैं यहां से बिल्कुल तैयार हूं मेहनत कराने के लिए। आपको क्या दिक्कत है? आपको तो बस एक ट्रिगर दूंगा, आप आंसर करोगे, समझाना मेरा काम है, और इस समझ के साथ आपकी मेंटल स्टेमिना जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। फिर जितने भी एग्जाम्स हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप हर जगह पे बेहतर परफॉर्म करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू ऑल। लेट्स कैच अप ऑन मंडे एंड देन वी विल प्रोसीड फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 8 in this handout. Thank you very much.